हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोग के बीच में आज बिल्कुल भी नया वीडियो है ये मेरा, और ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे क्लास 7 के स्टूडेंट्स, बहुत दिन से ये आ रही थी बात कि मैं क्लास 8, 9, 10th का तो बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन 7th के लिए वीडियोस नहीं बन रहे हैं। तो आप लोग के लिए आज ये वीडियो आ गया है। चलिए सीधे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और बहुत जल्द ही हम लोग 2 चैप्टर जो है अपना कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्लांट है क्या। प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं। वो ज़रूरतों की जब बात करते हैं तो ज़रूरतें क्या होती हैं भाई? एवरी लिविंग थिंग्स required something to become a living substance। ऐसी जो चीजें हैं, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो उसको जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। उसके लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो। अगर वो उन प्रक्रियाओं को पालन नहीं करेगा, अपने लाइफ प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करेगा, तो वो कभी भी जीवित नहीं कहला पाएगा। तो उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन यानी फूड लेना। हमें फूड क्यों चाहिए? हमें फूड इसलिए चाहिए ताकि हमारे शरीर को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की, वो पूरी हो सके। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन वर्ड है, अगर हम इस न्यूट्रिशन वर्ड को अगर निकालें कि न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये कहां से बना है, तो न्यूट्रिशन इज द वर्ड इज मेड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स से बना है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक जो कि कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। कार्बन मेनली इनमें क्या होता है? कार्बन होता है। और इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट द कार्बन, यानी जो दूसरी चीजों से मिलकर के बने होते हैं, एक्सेप्ट द कार्बन मेन एलिमेंट। कार्बन इनमें मुख्य तत्वों के रूप में नहीं होता है। हम जानते हैं जब भी अगर कहेंगे कि ऑर्गेनिक, अब यहां पे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं दूंगा, फिलहाल आप ऐसे समझिए कि ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन से, जिसमें कार्बन एक मेन कंपोनेंट के रूप में मौजूद हो किसी सब्सटेंस के अंदर में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिसमें कार्बन एक मेन एलिमेंट के रूप में मौजूद नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब यहां पे देखिए ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है आपने सुना होगा, ये ऑर्गेनिज्म वर्ड सुना होगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग वंस। कोई भी जीवित अगर प्राणी है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो प्लांट की यहां पे बात हो रही है, तो ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी लिविंग सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके शरीर में जो बनते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो उन सभी के अंदर में कार्बन एक मेन एलिमेंट के रूप में मौजूद होता है। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और ये हमारे अलग अलग फ्रूट से, वेजिटेबल से, सीरियल से, पल्सेस से, अलग अलग तरीके के सोर्सेस से हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। ठीक है, और शरीर उनका अलग अलग तरीके से अपना उपयोग करता है। जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानने में आएगा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हमारे शरीर में क्या रोल होता है। आप जानते हो कि आयरन का क्या रोल होता है भाई? वो हमारे ब्लड को बनाने के काम में आता है। कैल्शियम का क्या रोल होता है? वो हमारे हड्डियों को मजबूत करने के काम में आता है। विटामिन ई है, या दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे शरीर के जो लाइफ प्रोसेस है उनको चलाने में मदद करती हैं। तो यहां पे हमने जाना कि न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो कहां से बना है? न्यूट्रिएंट से मिलकर के बना है। तो न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे किस रूप में होते हैं भाई? हमारे फूड के रूप में होते हैं। तो हम खाना लेते हैं, और जब खाना लेते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है।
इन न्यूट्रिएंट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है भाई? एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। सभी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड। तो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं हम लोग किस रूप में? खाने के रूप में लेते हैं। तो ये हमको एनर्जी वाले, तो एनर्जी वाले में दो होते हैं, एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा फैट। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं हमारे शुगर, व्हीट, राइस, ये सब जो फूड आइटम्स हम लोग लेते हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट है। फैट में क्या आते हैं? फैट में आता है घी, ऑयल, ये सब क्या है? ये सब हमारे फैटी सब्सटेंसेस है जो हम फूड के रूप में लेते हैं। तो शुगर, व्हीट, आपने देखा होगा, ऐड देखा होगा टीवी में ग्लूकोन डी का, ग्लूकोन डी का ऐड देखा है ना? ग्लूकोन डी के ऐड में क्या होता है? ग्लूकोन डी के ऐड में दिखाता है कि एक थका हारा आदमी आता है और 1 चम्मच ग्लूकोन डी का पीता है और तुरंत उसके बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है उसके बॉडी में। तो उसकी बॉडी में जैसे ही एनर्जी आती है तो उस एनर्जी का सोर्स क्या है भाई? ग्लूकोज है। जो भी हम खाना खाते हैं, अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में, अभी कल वो आ जाएगा आपके सामने। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो लास्टली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है हमारे सेल्स के अंदर में जाकर के, तो वो एनर्जी रिलीज करती है और हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारे शरीर के, उनको चलाने के लिए उस एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वहां से हम एनर्जी लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो है हमारी एनर्जी की कमी को पूरा करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? प्रोटीन है। जो लोग जिम वोम जाते हैं, आपके भाई होंगे, अगर जिम जाते होंगे, मसल्स बनाए होंगे काफी अच्छा, तो वो उसके लिए वो प्रोटीन का शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं या प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, जिससे बॉडी के मसल्स का डेवलपमेंट होता है। हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। बढ़ते बच्चे जैसे आप जैसे लोग हैं जो क्लास 7th में अभी पढ़ रहे हैं, तो उनकी लंबाई बढ़नी बड़ी जरूरी है। तो उसके लिए उनको क्या लेना चाहिए? अपने डाइट में प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो इससे उनकी प्रोटीन की कमी जो है पूरी होगी। जो लोग मांसाहारी है वो मीट मछली खा सकते हैं, उससे उनकी प्रोटीन की कमी जो है पूरी होगी। तो बॉडी बिल्डिंग। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं हमारे? प्रोटेक्टिव फूड भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं विटामिन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स कहां से मिलेंगे? इनका सोर्स जो है वो सॉइल है। ये सब कहां से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। और सॉइल से ये सारी चीजें किस में आती हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आती हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमें लेना चाहिए। तो अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे तो हमें अलग अलग तरीके के विटामिन मिलेंगे। विटामिन ए, विटामिन जैसे विटामिन ए के बारे में आप जानते हैं, वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होने से बचाता है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को शाम को दिखाई नहीं देता, तो उनमें विटामिन ए की कमी आ जाती है। तो उसके लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गाजर खाना चाहिए। मिनरल्स की कमी, जैसे अभी मैंने बताया कि शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो वो सारी जो हमारी दिक्कतें हैं वो कौन दूर करेगा? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को हमें ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट्स में यूज करना चाहिए हमें, तब जाकर के हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग टाइप है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। जब इन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो उनको लेने के प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आ रही है बात? नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे, और क्या कहते हैं इसे कि अगला जो हमारा पोर्शन है वो है कि न्यूट्रिशन को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करें अगर अपने शब्दों में, तो क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग food to get energy for our life processes is called nutrition.
ठीक है ना। तो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए अगर हमको एनर्जी मिलती है फूड से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन में क्या जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट जुड़े हुए हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कहां मिलते हैं हमको, फूड में मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे टेकिंग फूड कह दिया। यहां पे लिखा है टेकिंग न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट कहां मौजूद होंगे, हमारे फूड में मौजूद होंगे। इसलिए यहां पे मैंने टेकिंग फूड टू गेट एनर्जी। हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, इसलिए लेते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। जो न्यूट्रिशन है ये दो तरीके के होते हैं। आज एक तरीके के बारे में जानेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरे तरीके के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं भाई, न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और एक को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोनों को डिफाइन कर ले। चलिए दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो सेल्फ यानी खुद से, हिंदी में इनको कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं इनको, स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी, जो स्वयं का पोषण करते हैं, यानी जो अपना पोषण खुद करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, सेल्फ न्यूट्रिएंट्स। तो अपना न्यूट्रिशन जो खुद लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। चलिए थोड़ा सा गलत मेरे को लग रहा है, थोड़ा सही कर देते हैं इसको। मैं लिख देता हूं, बात मेरी सही है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food, ठीक है ना। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो जो ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स, जब ऑटोट्रॉप्स नाम आएगा तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और जब ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे तो ऑटोट्रॉफिक क्या होगा, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, यानी न्यूट्रिशन लेने का तरीका होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो ऑटोट्रॉफिक है, और जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसमें, एग्जाम्पल होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। सारे के सारे हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो यहां भी हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर्स, ठीक है। और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है भाई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism dependent on other for their food। कह रहा है कि अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर में आश्रित होते हैं। अच्छा चलिए हम लोग को बताइए, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। आप
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है कि हेटेरोट्रॉफिक है? अगर आप कहेंगे खुद को कि आप ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटेरोट्रॉफिक हैं तो अपनी मम्मी के बारे में पूछिए। यहां पे हमने कहा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो मम्मी ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है? चलिए सोच लिया, जवाब मन में आ रहा है। बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि ऑटोट्रॉफिक है और बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि मम्मी खाना बनाती है। तो मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मी खाना पकाती है। खाना बनाने का मतलब है कि चावल दाल ये सब बनाती तो है नहीं ना। जो पल्सेस आप खेतों से लेके आते हैं, जो सीरियल्स, व्हीट, राइस, ये सब खेतों से लेके आते हैं, वैसा क्या मम्मी उगा सकती है? नहीं, वो उसको पकाती है। जो व्हीट है उसका आटा बनता है, आटे से रोटी बनाती है, तो रोटी बनाती है। वो आटा या गेहूं जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है ना। वो खेतों में हमारे प्रोड्यूस करते हैं। और कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हम भी दूसरे के ऊपर में आश्रित हैं। हमको अपना खाना कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हम अपना फूड लेते हैं। तो उनसे अपना फूड ले करके हम लोग अपना काम चलाते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग भी क्या हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये सभी के सभी क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो दूसरे के ऊपर में अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो सारे वीडियोस हैं मेरे, आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा। तो इस चैनल पे आपको सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे और उस वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जानते हैं सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं होता है, वो यूट्यूब का एक प्रोसेस है जिसमें अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस लॉकडाउन में जबकि पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपकी पढ़ाई भी निरंतर चलती रहेगी। तो स्कूल में अब ये मेरे वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, आराम से घर पर बैठ करके। स्कूल में भी पढ़ाई होती है तो उसके बाद आपका ये रिविजन के प्रोसेस में आएगा। तो आपको ये कहां मिलेंगे? द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उस पे। 8, 9, 10 के सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं। बच्चे काफी एंजॉय से पढ़ रहे हैं वहां पे क्लास 7 के बच्चे जो है मेरे, उनके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड हिंदी में बोल रहा हूं ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। ठीक, तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, इसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस में प्लांट अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उसका? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। यहां पे हम लोग थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को जानेंगे। यहां पे होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर और प्रिपेयर। ठीक है, बनाना या एक साथ रखना। तो फोटो का मतलब लाइट और पुटिंग टुगेदर यानी एक साथ रखना। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दे। द प्रोसेस in which green plants prepare their own food in the presence of sunlight
in the presence of sunlight by using prepare their own food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल जो कि प्लांट के अंदर ही होता है। तो वो जब तक होगा नहीं तब तक वो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट और एनिमल में यही डिफरेंस है कि प्लांट के पास में जो कि अपना खाना खुद बना पाते हैं, उनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर हमारे पास होता है ऐसा कि हमारे पास भी क्लोरोफिल होता तो हम भी 1 घंटा धूप में बैठते और हम अपना खाना खुद ब खुद तैयार कर सकते थे। तो यहाँ पे प्लांट की मेरिट है कि उनके पास में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट अपने लिए फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसका जो डायग्राम है वो आपको अभी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम है, वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा कि कौन सा डायग्राम है। उसमें आप देखेंगे कि प्लांट की जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, नीचे से वाटर उनको मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है और क्लोरोफिल जो है प्लांट के पास खुद ही मौजूद है। तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। इस प्रोसेस में एक केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसको याद कर लेंगे कि वो कौन सा रिएक्शन होता है। 6CO2 प्लस 6H2O, ये क्या बना देते हैं? C6H12O6 प्लस O2। तो ये हो जाता है हमारा ग्लूकोज, जो कि फूड के रूप में स्टोर हो जाता है, ये स्टोर्ड होता है। और ये ऑक्सीजन है जो कि बाहर निकल जाती है, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। यहां पे सनलाइट चाहिए और सनलाइट के साथ में क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये मिलकर के क्या बना देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं, सारे एनिमल्स के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस या रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, चलिए। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान। कच्चा सामान जैसे आपके घर में अगर मटर पनीर की सब्जी बननी होगी, मटर पनीर की अगर सब्जी बनेगी तो उस मटर पनीर की सब्जी के लिए आपको क्या चाहिए भाई? सबसे पहले तो पनीर चाहिए, मटर चाहिए, मसाले आपके घर में हैं, प्याज आपके घर में है। तो मेनली आपको पनीर और मटर की जरूरत है, तब जाकर के मटर पनीर बनेगा। लेकिन आपके घर में अगर गोभी है तो क्या आप मटर पनीर की सब्जी बना सकते हैं? क्या आप गोभी और मटर की सब्जी बना करके और ये नाम देंगे कि मटर पनीर बना दिया हम लोगों ने? नहीं। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है और वो चीजें कहां से मिलती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, गैस प्रेजेंट इन एयर।
हवा में मौजूद होता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये एक लीफ का पोर्शन है जो कि इनलार्ज पोर्शन है एक लीफ का, मैं आपको बता रहा हूं। ये माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा ये पोर्शन दिखाई दे रहा है लीफ का। इसके अंदर में बहुत सारे ये सेल्स हैं, ये टिश्यूज हैं, ये मेसोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर में क्लोरोफिल भरा होता है। ये जो गोल गोल मैं बना रहा हूं, इसके नीचे की तरफ में यहाँ पे ये आपको कुछ ओपनिंग्स दिखाई देंगी। ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग्स है, ये लोअर सरफेस पे है, ये ऊपर का सरफेस और ये नीचे का सरफेस है। ये अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस, और ये है लोअर सरफेस लीफ का। तो लीफ का जैसे अगर ये कोई पत्ती है, जैसे हमारे हाथ को मान लीजिए कि पत्ती है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो स्टोमेटा है, जो ये ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के थ्रू एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पहुंचता है? प्लांट बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड? इन स्टोमेटास के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां पहुंच गया? प्लांट सेल के अंदर पहुंच गया। ये प्रोसेस डिफ्यूजन का होता है। आप लोग नहीं जानते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो चीज जहां पे ज्यादा होती है उससे वो कम की तरफ मूव कर जाती है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा से है। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर में स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जो लीफ के लोअर सरफेस पे पाई जाती हैं, उन स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाती हैं। ये स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। स्टोमेटा कैसे दिखाई देते हैं? स्टोमेटा इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये ओपनिंग है स्टोमेटा की, ये सब सेल्स हैं अगल बगल में इनके। तो ये जो ओपनिंग है ये ओपन है, ये ओपन है। और ओपन कब होता है? डे टाइम में, जब दिन के समय में सनलाइट मिलती है। तो इसके पास भी क्लोरोफिल होता है। गार्ड सेल्स हैं ये इसके, इनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और ये क्या है? पोर है, स्टोमेटल ओपनिंग है, पोर कहते हैं। तो गार्ड सेल है, पोर है। तो जब दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये गार्ड सेल्स खुल जाते हैं और खुल जाने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है एंटर करने लगेगा। लेकिन जब रात होता है तो स्टोमेटा क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। इसलिए रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में मौजूद है वो कैसे मिलता है प्लांट को? स्टोमेटा के थ्रू वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है वाटर का, वाटर। तो कोई भी प्लांट है, आप देख रहे हो कोई भी प्लांट है और ये प्लांट की जो रूट्स हैं ये मिट्टी के अंदर होती हैं। तो मिट्टी के अंदर होती है तो इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं और पानी जो है इन्हीं के थ्रू कहां पहुंचता है? लीव्स तक पहुंचता है। तो वाटर जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? ये रूट्स हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है। तो जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा देती हैं? लीव्स में पहुंचा देती हैं। तो पानी की जरूरत जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। तीसरा जो है हमारा है सनलाइट। तो सनलाइट कहां से मिलेगा भाई? सनलाइट सिंपल सी बात है, कहां से मिलेगा? सन से मिलेगा। तो सनलाइट हमें सन से मिलती है। तो ये तीन चीजें तो हमें मिल गई। अब इसके बाद है कि आखिर ये प्रोसेस, इन तीनों के अलावा भी एक चीज की जरूरत होती है जिसके बिना अधूरा है, और वो है हमारा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बिना जो है स्टोमेटा, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं आखिर क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का काम क्या है। यहां पे थोड़ा सा इसको आप लोग नोट करते चलिएगा कॉपी में, रफ कॉपी में, बाद में फेयर करते रहिएगा उसको बैठ करके। चलिए,
तो क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल जो चौथा और मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, यह है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? प्लास्टिड्स हैं। थोड़ा आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो प्लांट के अंदर में कुछ कलर सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके के कलर के सब्सटेंसेस होते हैं। आप जानते हैं कि उन कलर सब्सटेंसेस का जो काम है वो क्या है? जैसे फ्लावर को कलर देना या फ्रूट को कलर देना, तो उनके लिए अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो उसी तरीके का एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल जिस तरीके के प्लास्टिड में या कलर सब्सटेंसेस के अंदर में पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मिलता है क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ये मेनली मिलता किस में है? तो मेनली प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है ना। लीव्स के अलावा कभी कभी ये स्टेम में भी मिलता है, जैसे कैक्टस। कैक्टस का एक प्लांट है, तो कैक्टस के प्लांट में जो लीव्स होती हैं, लीव्स आर लाइट कट गई थी और इन्वर्टर बंद था, इसलिए थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया पूरा का पूरा। तो लीव्स के अंदर में क्लोरोफिल मौजूद होता है। स्टेम के अंदर में भी ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो कि कैक्टस की कंडीशन में बता रहा था। तो लीव्स आर मोडिफाइड इनटू थॉर्न्स यानी कांटे के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो उनके में भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये मेनली तो पाए जाते हैं लीव्स में, लेकिन ये किसी स्टेम में भी मिलते हैं। जैसे कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मेन होता है वो स्टेम होता है, और जो उसमें कांटे दिखाई देते हैं वो कांटे नहीं है बल्कि लीव्स हैं। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। ये क्लोरोफिल का जो मेन काम है वो क्या काम है भाई? उसका मेन काम है कि जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है। यानी आपके चूल्हे की तरह है। सिलेंडर क्या है? सनलाइट है। आपके घर में गैस सिलेंडर जो है वो सनलाइट है, लेकिन वो सिलेंडर पे तो खाना बनेगा नहीं ना, उसको बनाने के लिए चूल्हे की जरूरत होती है। और वो चूल्हा क्या है? वो चूल्हा जो है वो क्लोरोफिल है। जो गैस स्टोव आपके यहाँ है वो गैस स्टोव क्लोरोफिल है। सिलेंडर रहने से खाना नहीं बनेगा, सनलाइट होने से खाना नहीं बनेगा, उसके लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। और उसके बाद आपको मटर पनीर की सब्जी बनानी है तो मटर और पनीर चाहिए। तो मटर और पनीर के रूप में आपको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सनलाइट होगी, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल होगा, तब जाकर के फूड का प्रिपरेशन होगा। नहीं तो पानी तो आपको भी मिलता है, सनलाइट आपको भी मिलता है, धूप में आप बैठ जाइए 1-1.5 घंटा, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते ही हैं। एटमॉस्फेयर से अगर लेने की क्षमता हो तो ले लीजिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आप फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास में क्लोरोफिल नहीं है। इसीलिए हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो यहां पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोफिल के अंदर में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां पे ये सारे जो क्लोरोफिल के अंदर में ये जो प्रोसेसेस है हमारे कंप्लीट होंगे। यहां पे 6CO2 प्लस 6H2O ये मिलेगा सनलाइट में, सनलाइट से और क्लोरोफिल से। तो क्या बना देगा भाई? क्लोरोफिल से तो बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और ग्लूकोज जो है सेल के अंदर में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है प्लांट के अंदर में कंप्लीट होता है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इनका इंपॉर्टेंस है कि ये देखिए यहां पे इनके इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये क्या करता है भाई? इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट क्या है इनका? तो इनके अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या है?
ये फूड प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर फूड, दे गिव ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबके लिए जरूरत है, सांस लेने के लिए हम सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनसे हमें क्या मिलता है? फ्यूल मिलता है। फ्यूल किस रूप में मिलेगा भाई? जो प्लांट अपने लिए फूड एब्जॉर्ब करके रखते हैं और प्लांट अगर गिर जाते हैं बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो जमीन के अंदर अगर दबे रहते हैं तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कोल में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कोल और पेट्रोलियम हमारे क्या है? फ्यूल के सोर्सेज हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ फ्यूल। तो इन सारी चीजें, फूड, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये सभी चीजें हमें कैसे मिलती हैं? फोटोसिंथेसिस से मिलती हैं। एक टॉपिक और है, प्लांट ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट। प्लांट synthesize protein and fats. Plant synthesize protein and fats. Plant synthesize protein and fats. तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि प्लांट की जो बात है वहां पे हम लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे जानेंगे कि प्लांट का क्या रोल है, कैसे प्रोटीन के अलावा भी दूसरे सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करता है। हम जानते हैं कि देखिए प्लांट जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करता है, और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन कहां मिलता है? हमारे एयर में है, एंड इट इज प्रेजेंट इन 78%। तो प्लांट के पास तो ये क्षमता नहीं है कि डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। तो प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले नहीं सकते हैं। तो उनके पास में कुछ जो प्लांट होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स की यहां पे बात होती है। लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है उसमें कुछ गांठें मिलती हैं, उनके रूट्स में कुछ गांठ होती है, और उन गांठ को हम लोग कहते हैं नोड्यूल्स। क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। उन गांठों को क्या कहते हैं? नोड्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं गांठों के अंदर में क्या मिलता है? एक बैक्टीरियम मिलता है जिसका नाम है राइजोबियम। अब देखिए राइजो का मतलब होता है रूट। राइजो का मतलब क्या होता है? राइजो का मतलब होता है रूट, और रूट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। यहां पे मैंने बताया लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी हमारे पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, पल्स प्रोड्यूस करने वाले, यानी दाल वाले प्लांट, दाल जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पी है यानी मटर, ग्राम है, चिकपी यानी सफेद मटर, ये सभी के सभी जो है लेग्यूमिनस प्लांट है, और इनके अंदर में रूट नोड्यूल मिलता है। अब इस रूट नोड्यूल के अंदर में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के लिए फिक्स करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपने पास रखते हैं। जब ये प्लांट सूख जाता है या इसको हम लोग काट लेते हैं पल्स हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो इनकी रूट्स जो है वो जमीन के अंदर रह जाती हैं, और इनके रूट में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, और नाइट्रेट के रूप में सॉइल के साथ में मिक्सअप हो जाता है। तो सॉइल के साथ में मिक्सअप हो जाने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और प्लांट अपने लिए क्या प्रोड्यूस कर लेता है? प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेता है उस नाइट्रोजन से। तो वो नाइट्रोजन का सोर्स जो है, हम लोग जानते हैं कि जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, पल्स जो दालें हैं, वो दाल जो है प्रोटीन का एकमात्र सोर्स है हमारे लिए। उसके अलावा सोयाबीन है, तो सोयाबीन भी एक लेग्यूमिनस प्लांट के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैट की रिक्वायरमेंट है, जैसे मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ऐसे जो प्लांट हैं उनकी जो सीड होती है उससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्लांट जो है इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और इन सारी चीजों का यूज करके अपने लिए क्या बना लेते हैं? ये ऐसे सीड बनाते हैं जिनसे हम लोग ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो ये जो हमारा आज का ये पोर्शन था ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का था। अगला जो इसका पार्ट आएगा वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का होगा। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर से आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लास 7 के जितने भी वीडियोस आए आप लोगों को खुद ब खुद पता चलता रहे। और ध्यान से इनको देखिएगा, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो नोट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो सब के सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कहीं अलग से आपको खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूं, अच्छे से समझ करके उसको नोट कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन गुड बाय।